बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स की बुक से, जो कि लिखी है डिमिट्रियस एस्टीरियो ने। चैप्टर नंबर है जी 7। ये ऑटो कोरिलेशन के हवाले से हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, किस तरह डिटेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशन क्या है। जैसे कि अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कि कोवेरिएंसेस एंड कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस आर ऑल जीरो। इसका मतलब ये है कि एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड शुड नॉट बी रिलेटेड विद द एरर टर्म ऑफ अनदर टाइम पीरियड। उसके दरमियान जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो होनी चाहिए। जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की एरर टर्म है या डिफरेंट टाइम पीरियड की डिस्टर्बेंस टर्म है, ज़ीरो होनी चाहिए। ये है अजम्पशन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ये assumption क्या कहती है जी कि disturbances UT and US are independently distributed, which is called serial independence। means ये जो डिफरेंट जो डिस्टर्बेंस टर्म है डिफरेंट टाइम की, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मीन्स इनका आपस में कोई कोरिलेशन या कोवेरिएंस नहीं होना चाहिए। और अगर ये assumption वायलेट होती है तो इसमें क्या होगा कि जो डिस्टर्बेंस टर्म्स हैं डिफरेंट टाइम की, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, वो आपस में कोरिलेट करेंगी, जिसे हम कहते हैं कि ये सीरियली कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस टर्म्स हैं। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो हमें टाइम सीरीज डेटा में बेसिकली हमें एग्जिस्ट करती है। ये ऑटो कोरिलेशन की की प्रॉब्लम जो है ये क्रॉस सेक्शनल डेटा में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी रीज़न क्या हो सकती है ऑटो कोरिलेशन की? इसकी रीज़न हो सकती है ओमिटेड वेरिएबल्स, कि अगर हमने कोई ख़ास वेरिएबल जो किसी वेरिएबल के लिए ज़रूरी था, अगर हमने उसको ओमिट कर दिया है तो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड कर रहा है लेबर और कैपिटल के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि लेबर और कैपिटल दोनों प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं, और अगर हम मॉडल के अंदर लेबर को ऐड ना करें या अगर हम कैपिटल को ऐड ना करें तो सारी बात है उसका इफेक्ट जो है वो उसका डिस्टर्बेंस टर्म जो है कैप्चर करेगा, जिसकी वजह से एरर टर्म जो है वन टाइम पीरियड की कोरिलेट कर जाएगी एरर टर्म ऑफ अनदर टाइम पीरियड के साथ। यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि सपोज y इज रिलेटेड टू x2 एंड x3, लेकिन हमने x3 को अपने मॉडल में ऐड नहीं किया तो क्या होगा? x3 का इफेक्ट जो है वो डिस्टर्बेंस टर्म जो है वो कैप्चर करेगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये रीज़न है ऑटो कोरिलेशन की। सेकंड रीज़न जो ऑटो कोरिलेशन की हो सकती है वो हो सकती है मिस स्पेसिफिकेशन, कि हमने मॉडल की जो फंक्शनल फॉर्म है वो ठीक नहीं थी। मीन हम कहते हैं कि मॉडल जो है लेट्स सपोज वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। जिसे हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि आउटपुट और आउटपुट का स्केयर, उसमें जो आउटपुट और आउटपुट का स्केयर जो है बेसिकली ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप शो करता है विद रेवेन्यू के साथ। टोटल रेवेन्यू का आउटपुट के साथ एक क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, ये कह लें कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। नॉन लीनियर मतलब ये है एक लेवल तक आउटपुट बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर उस लेवल से ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगी तो रेवेन्यू जो है फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आउटपुट और रेवेन्यू में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे कि कॉस्ट और आउटपुट में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। हम देखते हैं कॉस्ट फंक्शन में जो क्यू की पावर है वो 2 भी आती है और क्यू की पावर 3 भी आती है। तो ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, क्यूबिक फंक्शन है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट और आउटपुट का। तो जब हम मॉडल में इस कॉस्ट फंक्शन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं और हम कॉस्ट फंक्शन को क्यूबिक नहीं बना रहे हैं, हम उसको लीनियर बना रहे हैं। मीन्स हमने सिर्फ सिंगल एक ही आउटपुट वेरिएबल लिया है, आउटपुट स्क्वायर आउटपुट क्यूब नहीं लिया, तो भी पॉसिबिलिटी है कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स सपोज हमने रेवेन्यू फंक्शन को बनाते हुए हमने उसके अंदर जो है रेवेन्यू आउटपुट का स्क्वायर नहीं लिया, मीन हमने क्वाड्रेटिक नहीं बनाया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि मिस स्पेसिफिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है मॉडल के अंदर। इसके अलावा एक और रीज़न भी हो सकती है ऑटो कोरिलेशन की, जैसे कि हम कह लें कि हमने कोई मेजरमेंट सही प्रॉपर नहीं की वेरिएबल की, सिस्टमेटिक एरर है इन मेजरमेंट। अगर हमने किसी वेरिएबल की मेजरमेंट सही नहीं की तो उस सूरत में भी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से हो सकती है ऑटो कोरिलेशन जो है। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन की यहाँ पे एग्जांपल ली गई है जो कि सिंपलेस्ट और कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है
ये हम कहते हैं कि एरर टर्म जो है वो फंक्शन है अपनी प्रीवियस टाइम की एरर टर्म का। लेट जैसे कि यहाँ दिया गया है ut इज इक्वल टू ut-1, तो ये क्या शो करता है, ये जो इक्वेशन है कि एरर टर्म जो है वो फंक्शन है डिपेंड कर रही है अपनी प्रीवियस एरर टर्म के ऊपर। तो ये बेसिकली हमने एक रिग्रेशन मॉडल को लेते हुए उसके अंदर हमने देखा कि ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन की एक टाइप। यहाँ पे जो ये दिया गया है ये पी या रो जिसको हम कह लें कि ये शो करेगा बेसिकली ऑटो कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को। लेट्स सपोज अगर पी की वैल्यू जो है अगर 0 है तो हम कहते हैं कि ये इसके अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर पी की वैल्यू जो है वो यूनिटी तक जा रही है, 1 तक जा रही है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। अगर पी की वैल्यू जो है वो -1 तक जा रही है तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। इसी ऑटो कोरिलेशन को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि अगर हम उसको एरर टर्म्स को हमने डिस्टर्बेंस टर्म को टाइम के ऊपर हमने प्लॉट किया तो ये हमें ये शो कर रहा है एक ट्रेंड, जिससे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपस में कोरिलेटेड है। तो वो थी पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये है नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन, तो ये जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बहरहाल इस तरह से हम इसको ऑटो कोरिलेशन को देख सकते हैं। अब ऑटो कोरिलेशन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि ऑटो कोरिलेशन की वजह से जो ओएलएस एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो अजम्पशन नंबर 6 है वो वायलेट हो जाएगी। ठीक है, वो अजम्पशन जो है वो वायलेट हो जाएगी। ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, नॉट ब्लो नहीं रहेंगे, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एफिशिएंट नहीं रहेंगे। और इसके साथ क्या होगा कि ऑटो कोरिलेशन की वजह से जो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, बहुत हाई आएगी। टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो बहुत हाई आएंगी ऑटो कोरिलेशन की वजह से। और जो हमारे पास सीरियल कोरिलेशन का जो एक अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, वो वायलेट हो जाएगी। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हम देखते हैं कि हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने का एक ग्राफिकल मेथड है जिसे हम पीछे देख चुके हैं, और फर्दर इसके कुछ फॉर्मल टेस्ट हैं। हम टेस्ट को अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसको चेक करने के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं और वो कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। हम उसको ई व्यूज़ के थ्रू ज़रा देख लेते हैं। तो हमने ई व्यूज़ का वही रिजल्ट निकाल लिया जिसको हम पहले काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो ई व्यूज़ की इस विंडो पे हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसके अंदर लेबर फोर्स, कैपिटल और प्राइस इंडेक्स 3 वेरिएबल दिए गए। हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू भी है, यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर भी है, एफ स्टैटिस्टिक भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, और डर्मन-वाटसन की वैल्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो डर्मन-वाटसन जो टेस्ट है बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जो यूज होता है ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए। और डर्मन-वाटसन की क्राइटेरिया क्या है कि डर्मन-वाटसन की वैल्यू अगर 2 के करीब है, अराउंड 2 है, नियरेस्ट टू 2 है, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अगर डर्मन-वाटसन की ये वैल्यू जो है ये अगर 2 से ग्रेटर है तो हम कहते हैं कि देयर इज नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर डर्मन-वाटसन की 2 से लेस है तो हम कहते हैं कि देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे इस डर्मन-वाटसन की वैल्यू को देखते हुए हमें यहाँ पे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है डर्मन-वाटसन के को देखते हुए ऑटो कोरिलेशन की। और ऑटो कोरिलेशन जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो जो है वो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन हमें इस मॉडल में नजर आ रही है। फर्दर हम इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं मजीद, जो कि है व्यू रेजिडुअल डायग्नोस्टिक सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट। हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ऑटो कोरिलेशन की। तो हमने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिल गया। ये है ब्रूश गॉडफ्रे सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू भी दी गई है, ऑब्जर्व्ड आर स्क्वायर की वैल्यू भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी एफ की भी है, प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर की भी है। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है ये 0.10 से लेस है। जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.10 से लेस होती है तो ये क्या इंडिकेट करती है कि देयर इज ये करती है कि वी मे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इस टेस्ट का नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। जो ये टेस्ट है ब्रूश गॉडफ्रे सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन इन द गिवन मॉडल, और इसका जो अल्टरनेटिव है वो है देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन द गिवन मॉडल।
तो अब यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, जो कि है देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और हमने किसको एक्सेप्ट किया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो जो हमारे पास सीरियल कोरिलेशन ये टेस्ट जो है एलएम टेस्ट, ये शो करता है कि इस मॉडल में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। जबकि दूसरा हमने डायरेक्ट जो यहाँ पे देखा डर्बन वाटसन, वो भी शो करती है कि यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से हम इस टेस्ट को यूज करते हुए ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। मजीद हम ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या कि हमें इस मॉडल का निकालना पड़ेगा रेजिजुअल, इस मॉडल के रेजिजुअल का वेरिएबल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिजुअल सीरीज को प्लॉट कर ड्रॉ करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रिजल्ट आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स में हमने ये देखा है PROC प्रोसेस, ये प्रोसेस वाली जो है टैब, इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये लिखा हुआ है मेक रेजिजुअल सीरीज, कि हम रेजिजुअल सीरीज को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आगे जी RESID01 इसके नाम से आ गई है। ओके, ये हमारे सामने ओपन भी होगी। अब हम इसमें ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे, ग्राफ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ये लाइन ग्राफ चूज कर लेते हैं। ओके करेंगे तो हमारे सामने ये आ गया है जी रेजिजुअल सीरीज। अब हमें यहाँ पे जो अपवर्ड डाउनवर्ड लाइन शो हो रही है, ये क्या शो करती है कि यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड था ऑटो कोरिलेशन को चेक करने का। सम टाइम हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, जो इक्वेशन हम रन कर रहे होते हैं, वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हमने जो है लैग डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर लिया, मीन हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का जो लैग है वो भी हमने एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है मॉडल में ऐड कर लिया है। तो उस सूरत में जो डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक है, अब वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके थ्रू हम ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस सूरत में हमें डर्बन H स्टैटिस्टिक्स है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि लैग डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस तरह से होगा। तो लेट्स सपोज हम इसी मॉडल में लैग डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड करते हैं। मींस डिपेंडेंट वेरिएबल का हमने लैग ऐड करना है, GDP ब्रैकेट में -1, ये हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का जी लैग ऐड कर लिया है। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट है। अब यहाँ पर डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है हमें इंक्रीज होती नजर आ गई है कि वो इंक्रीज कर गई, पहले कम थी 1.19, अब वो है 2.41। तो ये जो फॉरन इंक्रीज कर गई है, तो अब यहाँ पे डर्बन वाटसन की वैल्यू ऑटो कोरिलेशन को शो नहीं करेगी। अब हमें ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए डर्बन H स्टैटिस्टिक को यूज करना पड़ेगा। और डर्बन H स्टैटिस्टिक का फार्मूला मैं यहाँ पे अभी दोबारा आपको शो करता हूँ। ये फार्मूला जो है ये डर्बन H स्टैटिस्टिक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कि हमने लैग डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर लिया है, GDP का लैग हमने मॉडल में ऐड कर लिया है, इसलिए हमारे पास अब क्या होगा, हमने H स्टैटिस्टिक फाइंड करनी है डर्बन H। इसका तरीका क्या है कि ये फार्मूला है 1 माइनस डर्बन वाटसन की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट के अंदर है n डिवाइड बाय 1 माइनस n, और ये है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट ऑफ द लैग डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस जो हमारे पास आ रहा है GDP का हमने लैग लिया है, उस GDP का जो लैग लिया है उसका एक स्टैंडर्ड एरर आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर जो है उसका जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ना सिग्मा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, जो यहाँ पे हमें वैल्यू जो है पुट करनी है। तो अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन ज़रा देख लेते हैं अपनी, उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये एक सपोज करके कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है इस मॉडल के लिए कि ये मॉडल है, इस मॉडल में देखें ये है लैग डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग CO कॉन्स -1, ये है लैग डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके अंदर जो इसका कोएफिशिएंट ये है, और हमें स्टैंडर्ड एरर दिया गया 0.089494। अब हम देखते हैं पीछे डर्बन H स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हुए कैसे किस तरह से कैलकुलेट किया गया। ये डर्बन वाटसन की वैल्यू है 1.65। तो देखें ये 1.65 जो है डर्बन वाटसन की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दी इस फार्मूले के अंदर। इसके साथ 37 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, फिर नीचे n गया 37 आया, फिर ये जो सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ यहाँ पे 0.089 आया, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू थी 0.089, ये यहाँ पे इसको लिख दी गई स्क्वायर लेके। ये वैल्यू किसकी है, जो कि लैग डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू का यहाँ स्क्वायर लिया गया, तो वेरिएंस यहाँ पे लेना है। इसे कैलकुलेट किया, आंसर आया 1.2971, इसका आंसर आ गया डर्बन H स्टैटिस्टिक्स का। अब हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या शो करती है, ऑटो कोरिलेशन है या ऑटो कोरिलेशन नहीं है। डर्बन H स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम किस तरह से चेक कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन को, उसको अब हम देखते हैं।
तो यहाँ पे हम H36 की जो वैल्यू है 1.29 से हम कहते हैं कि ये है H36 की कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद द क्रिटिकल वैल्यू। इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ कि क्रिटिकल वैल्यू हम किस तरह से लेंगे। तो जैसे कि हमने जी टेस्ट के अंदर देखते हैं कि जी टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 0.05 पे जो जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96 है 5% पे, और 10% पे ये जो वैल्यू है जी टेस्ट की ये है इससे थोड़ी चेंज है, ये मेरे ख्याल 1.58 है, ये इस तरह से है ये वैल्यू। तो बहरहाल हम 5% की वैल्यू लेते हैं 1.96 प्लस माइनस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 1.25 आई है ये इस कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी, कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है छोटी है। 1.96 क्रिटिकल वैल्यू है। इस टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है वो है नो ऑटो कोरिलेशन, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है 1.21 जो भी हमने देखी पीछे स्लाइड के ऊपर, तो ये वैल्यू जो है 1.96 से स्मॉल है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी आती, मीन्स अगर H36 की वैल्यू इस Z की 1.96 से बड़ी आती तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते। लेकिन इस सिचुएशन में हम जो है H नॉट को जो है वो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू जो है H36 की 1.96 से स्मॉल है। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो H36 की वैल्यू है 1.29 ये 1.96 से स्मॉल है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा इन अदर वर्ड्स, और हम कंक्लूड करेंगे देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन इन दी गिवन मॉडल, जिसके लिए हमने ये H36 को कैलकुलेट किया। अब हम यही कैलकुलेशन करते हैं अपने उस मॉडल के लिए जो हमारे एग्जांपल जो हमने ली हुई थी EVUs की, उसको हम इसके साथ जरा करके देखते हैं। ये EVUs के रिजल्ट हमारे सामने। इन EVUs के रिजल्ट में हमारे पास जो है वो जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर की वो है 0.09, और उसके साथ साथ डर्बन वाटसन की वैल्यू है 2.41। एन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन जो है इसके अंदर वो है 2019 से 1989 से हम माइनस करें तो एन आता है 30। एन हमारे पास जो है वो 30 है। तो इसको ये 31 एन जो है हमारे पास है, 89 को भी शामिल करेंगे तो 31 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब ये वैल्यूज हम उस फार्मूले में पुट करते हैं जो अभी हमने पीछे देखा, तो फिर हम देखते हैं कि ये इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आता है। तो हम ये इसको अभी करके हम देख लेते हैं जी। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका सारी कैलकुलेशंस के बाद आंसर क्या आता है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर पुट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके हमारे पास फार्मूले में पुट करने के बाद आंसर क्या आता है। हमारे पास जो डर्बन वाटसन की वैल्यू है ये दी गई है जी 2.41, एन की वैल्यू 31 है। हमने दोबारा एन की वैल्यू को 31 यहाँ लिखा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम जो स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू आई है। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है इसकी जो हमारे पास लैग डिपेंडेंट वेरिएबल है 0.099। तो इसका हम स्केयर ले लेंगे जी, और स्केयर लेने के बाद हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन किस तरह से फर्दर आगे एक्सटेंड होती हैं। तो 2.41 को अगर हम डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आता है जी 1.205। तो हमने फिर 0.99 मल्टीप्लाई बाय 0.99 जो स्टैंडर्ड एरर का स्केयर लिया ताकि वेरिएंस आ जाए। इसका स्केयर का जो आंसर है 0.099 ये है जी 0.009801। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो फिर ये आंसर आता है जी। ये हम इसको आगे रखते हैं।
हमारे पास 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वह 0.304 राउंड करके लिख देते हैं, और 1 माइनस 1.205 करें तो ये आंसर आता है जी -0.205। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। नीचे जो है 1 माइनस 0.304, तो यहाँ पे ये आंसर आता है 0.696। तो अब हम 31 को डिवाइड कर देते हैं आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे। तो 31 डिवाइडेड बाय 0.696, तो ये अंदर हमारे पास ये आंसर आता है इसका 44.54। इसका अगर हम ले लें स्क्वायर रूट तो हमारे पास आंसर आता है जी, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको लिखते हैं, स्क्वायर रूट का आंसर आता है 6.67। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 2.205 मल्टीप्लाई बाय 6.67, तो इसका आंसर हमारे पास आया। एच 36 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। मल्टीप्लाई करने के बाद एच 36 की वैल्यू जो आई वो आई 1.367। अब हम 5% पे देख रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या था इसका देखने का कि अगर ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मीन एच 36 की वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका नल हाइपोथेसिस क्या है? नो ऑटो कोरिलेशन। इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जी ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट। तो अब हम कब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे? इफ वैल्यू ऑफ एच स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी टेस्ट। ये कितनी है? 1.96। अगर ये इससे बड़ी है जी टेस्ट की इस वैल्यू से, सो वी मे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अब हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है इसके अंदर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो लेस है, हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से कंक्लूड करना है। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम जो है नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे ये +-1.9, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम नल हाइपोथेसिस को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एच स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है -1.367। ये जो वैल्यू है ये 1.96 से जो है वो चेंज है। हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लें तो ये वैल्यू स्मॉल है। तो स्मॉल वैल्यू का मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो गिवन मॉडल यहाँ पे हमें शो हो रहा है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे ईव्यूज के रिजल्ट में, इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हम डर्बन एच स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए भी ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑटो कोरिलेशन डर्बन एच स्टैटिस्टिक्स में उस वक्त हम चेक करेंगे जब हमारे पास लैग डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ होगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। फर्दर इसी क्लैरिफिकेशन के लिए हम इसके ऊपर जब हमने लैग डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड किया हुआ है, हम यहाँ पे सीरियल कोरिलेशन एलएम टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रूच गॉडफ्रे उसके लिए वही प्रोसीजर, व्यू रेजिजुअल डायग्नोस्टिक सीरियल कोरिलेशन एलएम टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अब देखें 0.10 से ग्रेटर, 0.10 से ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी वैल्यू एफ टेस्ट की भी और काई स्क्वायर की भी। ये क्या शो करती है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट
नहीं कर सकते। मींस वही जो हमने पहले कंक्लूजन निकाला एच स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, तो हम यहाँ पे ये एलएम टेस्ट अप्लाई करके भी ये कंफर्म कर सकते हैं। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि इस मॉडल के बारे में कि इस मॉडल में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस है नो ऑटो कोरिलेशन, और इसका ऑल्टरनेटिव है ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट। जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, मीन हमने एक्सेप्ट किया, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन इन दिस गिवन मॉडल। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑटो कोरिलेशन का जो चैप्टर है, हमने इसको मुकम्मल कर लिया है।